नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर पी के एम चौधरी। आज हम जो भारत का भूगोल के जो टॉपिक, हिमालय का जो भौतिक विभाजन, उत्तर का विशाल मैदान, भारत का तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, भारत की प्रमुख पहाड़ियों के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो युग के बारे में पढ़ते हैं, कौन से युग में क्या कुछ था उसके बारे में पढ़ेंगे। जो पहला युग है पैलोजोइक युग, जो यहाँ पर इसमें आर्कियन जीवाश्म का अभाव था और इस क्रम में बनने वाली चट्टानों में ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता थी और सोने और लोहा इन चट्टानों में पाया जाता था। जो पैलोजोइक चट्टानें थी ना, उस टाइम में सोना लोहा इन चट्टानों में पाया जाता था और इसी काल में कनाडियन व सिल्ड का निर्माण हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल में रीढ़ विहीन जीवों की उत्पत्ति महासागरों में हुई है। जब प्री कैम्ब्रियन काल था ना, इस काल में रीढ़ विहीन जीवों की उत्पत्ति कैसी महासागरों से हुई है। यह काल आज से 70 करोड़ वर्ष पूर्व पाया जाता था। इस अवस्था में पृथ्वी ठोस अवस्था में निर्मित हुई, वायुमंडल का निर्माण हुआ और पृथ्वी के ठंडे होने के कारण जल वाष्प का संघनन हुआ और वर्षा से नदी महासागरों का निर्माण हुआ। ताप दबाव के कारण इस युग की चट्टानों का रूपांतरण हुआ और जीवों की उत्पत्ति में केवल सागरों में हुई थी और स्थल भाग जीव रहित था, स्थल पर कोई जीव नहीं था। जो पैलियोलिथिक युग था ना, उसमें स्थल भाग में कोई भी जीव नहीं था और इस काल में अरावली व धारवाड़ चट्टानें का जो अरावली पर्वत ना, अरावली व धारवाड़ क्रम के चट्टानों का निर्माण किस काल में, प्री पैलियोलिथिक काल या इसे हम प्री कैम्ब्रियन काल भी कहते हैं। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली व धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ था। वही पैलोजोइक, इसमें क्या कुछ है कि कैम्ब्रियन का यह युग 57 करोड़ वर्ष पूर्व था और तथा 5.05 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया और इस युग में अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ और भारत में जो विंध्यन पर्वत का निर्माण इस काल में होता है। कैम्ब्रियन काल में ही विंध्यन पर्वत का निर्माण होता है और सागरों में रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति हुई और स्थल से कोई भी जीव नहीं था। इस प्रकार स्थल पर कोई भी जीव नहीं था और वनस्पति का उद्भव केवल सागरों में था और स्थल क्षेत्र पर वनस्पति नहीं थी। इस काल में ग्रेट ब्रिटेन, वेल्स, उत्तरी पश्चिम स्कॉटलैंड, पश्चिम इंग्लैंड, कनाडा था और अमेरिका में कैम्ब्रियन चट्टानों का निर्माण हुआ और यूरोप महाद्वीप में ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही थी परंतु पर्वतों के निर्माण नहीं हुए थे। जो यूरोप महाद्वीप है वहाँ पर ज्वालामुखी की क्रियाएं तो हो रही थी परंतु पर्वतों के निर्माण नहीं हुए थे और पृथ्वी की सतह पर जीवों का भी कोई विकास नहीं था। जो अब पैलोजोइक में जो ऑर्डोविशियन काल है, यह 50.5 करोड़ से 43.8 करोड़ वर्ष तक यह समय चला। इसमें उत्तरी पश्चिम यूरोप और उत्तरी अमेरिका में कुछ चट्टानों का निर्माण हुआ और पर्वत का निर्माण होना प्रारंभ हो गया था। सागरीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही थी तथा कुछ मछलियों का विकास होना प्रारंभ हो गया था और संपूर्ण पृथ्वी पर गर्म जलवायु थी और वनस्पति का विस्तार केवल सागरों में ही सीमित था। जो सिल्यूरियन काल है, जो कि 43.8 करोड़ से 40.8 करोड़ वर्ष समय चला था। इस काल में सागरों से रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ था तथा कैलेडोनियन हलचल के कारण जो अपलेशियन व स्कॉटलैंड पर्वत का निर्माण होना प्रारंभ हो गया था। इस काल में निक्षेप ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में देखने को मिलते हैं। भारत और पाकिस्तान, म्यांमार में मध्य हिमालय में इस काल के चट्टानों को देखने को मिलती है, जिसमें चूना चट्टानों का निक्षेप था। स्थल पर प्रथम बार पौधों का जन्म इसी काल में होता है। सिल्यूरियन काल में ही पृथ्वी पर स्थल पर सबसे पहले पौधों का जन्म हुआ था और वनस्पति विहीन थी, वनस्पति पत्ती विहीन थी। इस प्रकार वनस्पतियों के अवशेष ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अब देखते हैं पैलोजोइक काल में, जो कि डेवोनियन काल था। यह 40.8 करोड़ से 36 करोड़ वर्ष समय तक चला। इस काल में मत्स्य युग के नाम से जाना जाता है। जो डेवोनियन युग है ना, उसको मत्स्य युग के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस समय मछलियों का विकास सर्वाधिक हुआ था और इस समय की जलवायु मछलियों के अनुकूल थी और तथा स्थलीय क्षेत्रों पर लाल बलुआ पत्थर का विकास हुआ था। वनस्पतियाँ विस्तृत होने लगी और सागरीय जीव भोजन की तलाश में स्थल की तरफ जाने लगे।
अब देखते हैं कार्बोनिफेरस, जो कि 36 करोड़ से 28.6 करोड़ वर्ष तक समय चला। इसमें पृथ्वी पर उभयचर का विकास हुआ था, इसलिए इसे उभयचर युग, एज ऑफ एम्फिफेनियंस कहा जाता है। पृथ्वी पर इसमें बड़े वृक्षों का विकास हुआ था। जो कार्बोनिफेरस है ना, इसमें बड़े वृक्षों का विकास हुआ था इस कल्प में, जो कि 100 फीट ऊंचे वृक्ष पाए गए, इसलिए बड़े वृक्ष का काल भी इसी काल को कहा जाता है। कार्बोनिफेरस काल को ही बड़े वृक्ष का काल कहा जाता है। इसमें बनने वाले भ्रंश से कुछ वृक्ष नीचे की तरफ दबने के कारण कार्बोनिफेरस युग की चट्टानों का निर्माण हुआ, और इसमें गोंडवाना क्रम के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रम के निक्षेप में कोयले की प्राप्ति शुरुआती होती है। इस काल में सरीसृप की उत्पत्ति मानी जाती है। अब देखते हैं जो कि पर्मियन काल है, जो कि यह 28.6 करोड़ से 24.5 करोड़ वर्ष तक चला। इस काल को अर्नीशियन काल के पर्वतों का निर्माण हुआ था, जिसमें कुछ भ्रंश बने होता ब्लैक फॉरेस्ट तथा वास्तेज तथा अल्पेशियन व्रत कुछ क्षेत्रों का निर्माण इसी समय हुआ था। और पृथ्वी पर ब्रश की क्रिया होने के कारण आंतरिक जलों का विकास हुआ था। इन जलों के जल वाष्पीकरण के कारण यहाँ पर पोटास निक्षेप की रचना हुई। जलवायु परिवर्तन के कारण ही शुष्क मौसम और पाले को सहने वाली पर्णपाती का विकास हुआ। मेसोजोइक काल की बात करते हैं तो मेसोजोइक में जो ट्रीसाइक, जो कि 24.5 करोड़ से 20.8 करोड़ यह काल है। इस काल में जो स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति तथा गोंडवाना भूखंड का विभाजन प्रारंभ हो गया। इस काल में जुरासिक काल यह काल जुरासिक काल तक चला, जिसके अंत में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का निर्माण हुआ। जो ट्रियासिक युग में ना, इसमें ही ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी भारत, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का निर्माण हुआ। जुरासिक काल कौन सा होता है? 20.8 करोड़ से 14.4 करोड़ तक यह काल चला। इस काल के नाम से स्विट्जरलैंड के जूरा पर्वत पर रखा गया। इस काल को स्विट्जरलैंड के जूरा पर्वत पर इसका नाम रखा गया। इसकी अवधि सागरों का पुनः विस्तार होना प्रारंभ हो गया और कुछ उड़ने वाले पक्षियों का विकसित हुई थी। इस काल में स्थल जलचर उभयचर नभचर जीवों का विकास हो गया था और इसमें डायनासोर का विकास हो गया था। जुरासिक काल में ही डायनासोर का विकास हो गया था। इस काल में सर्वप्रथम पुष्प वाले पादप तथा आवर्तजीवी पौधों का निर्माण हो गया था। फिर देखते हैं क्रिटेशियस काल, इसमें 14.4 करोड़ से 6.5 करोड़ वर्ष पहले तो यह काल पाया जाता था। इस काल में अमेरिका के जो रॉकीज तथा एंडीज पर्वत हैं, जो अमेरिका के रॉकीज और एंडीज पर्वत श्रेणियों का निर्माण प्रारंभ हो गया था और जो कि प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, जिसके कारण प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ था। डायनासोर का लगभग समाप्त हो गया था। अब देखते हैं सेनोजोइक काल की बात करते हैं। इस काल का प्रारंभ 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था और 20 लाख वर्ष पूरे समाप्त हो गया। इस काल में जो अल्पाइन वर्ग क्रम के नवीन पर्वतों का निर्माण हुआ। जो इसमें सबसे पहले कौन सा युग देखते हैं? पेलियोसिन युग में देखते हैं। इस काल में अल्पाइन पर्वत तथा कुछ स्तनपायी का विकास हो गया था। डायनासोर इस काल में समाप्त हो चुके थे। इस काल में अल्पाइन पर्वत का निर्माण प्रारंभ हो गया था और मानव सदृश बंदर तथा छोटे स्तनपायी चूहों का विकास हो गया था। इयोसिन देखते हैं। इयोसिन यूरोप महाद्वीप के ज्यादातर भाग नीचे दबने लगे और जिसके फलस्वरूप सागरों का विस्तार हुआ। हिंद महासागर तथा अंटार्कटिक महासागर विकसित हुए और ज्वालामुखी उद्गार के कारण स्थल पर रहने वाले जीव लुप्त होने लगे और प्राचीन बंदर, हाथी, घोड़े आदि पूर्वजों का उदय हो गया और स्तनपायी जीवों में विकास होना प्रारंभ हो गया था। वृद्ध हिमालय की उत्पत्ति इसी काल में हुई। इयोसिन काल में ही वृद्ध हिमालय की उत्पत्ति हुई है। सेनोजोइक काल की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले ओलिगोसिन देखते हैं। अमेरिका के जो रॉकीज तथा यूरोप में जो आल्प्स पर्वत का निर्माण प्रारंभ हो गया था। ओलिगोसिन काल में ही जो कि रॉकीज तथा आल्प्स पर्वत का निर्माण प्रारंभ हो गया था। वृद्ध हिमालय का निर्माण पूर्ण हो गया तथा चूंकि पुष्टहीन बंदर इस काल में देखने को मिलते हैं। मायोसिन काल, इस काल के अंदर हिमालय का निर्माण प्रारंभ हो गया और सार्क मछली सर्वाधिक विकसित हुई और प्रोकाशनल एशिया तथा यूरोप की तरफ से अफ्रीका स्थानांतरित शुरू हो गया और इस युग में जो पेंगुइन का उद्भव अंटार्कटिका में हुआ था। अब देखते हैं प्लायोसिन, इस काल में कैस्पियन सागर, उत्तरी सागर, अरब सागर की उत्पत्ति हुई और भारत में शिवालिक पर्वत की जो उत्पत्ति इसी काल में हुई थी और उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण प्रारंभ हो गया और मानव की उत्पत्ति ही इसी काल में हुई थी। जो प्लासियन काल है ना, इसी में मानव की उत्पत्ति हुई थी। मानव की उत्पत्ति किस काल में हुई? प्लायोसिन काल में। अब जो नियोजोइक, जो कि चतुर्थ युग के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें प्लासोटीन, यह काल 20 लाख वर्ष पूर्व था और इस तथा 10,000 वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। इस काल में पृथ्वी की जलवायु पूर्णतः ठंडी हो गई तथा यहाँ पर हिम युग
का आगमन हो गया था, जो कि प्लीस्टोसीन काल में हिम युग प्रारंभ हो गया था। इस युग में आने वाले फल स्वरूप सागर तल में कमी आई तथा इस हिम युग को उत्तरी अमेरिका में 4 भागों में विभाजित किया, जिसमें नेब्रास्कन, कैनसान, इलिनोइस तथा विस्कॉन्सिन। प्रत्येक दो हिम युग के पश्चात एक हिम रहित युग आया और जिसे इंटरग्लेशियर पीरियड तथा अवतार हिम युग कहा जाता है। नेब्रास्कन जो कि कनसांत के मध्य जो अपोटियन, कैनसान क्या है इलियन के मध्य जो यारमाउथ, इलिनोइस जो कि विस्कॉन्सिन के मध्य सैगमन। बर्फ के पिघलने के पश्चात उत्तरी अमेरिका के महान झीलों का निर्माण हुआ और नॉर्वे, स्वीडन तथा स्विट्जरलैंड, इटली की झीलों का निर्माण इसी काल में हुआ था और नॉर्वे में जो फ्योर्ड तट उद्भव हुए और मानव का विकास प्रारंभ होगा तथा मानव का स्थानांतरण होना प्रारंभ हो गया था। हिम युग के समय जीव उत्तर भारत में दक्षिण भारत की तरफ पलायन करते थे तथा मध्यकाल में हिम युग समाप्त होते ही उत्तर की तरफ से पलायन करने लग गए। वर्तमान में वास्तविक हाथी, घोड़े, बैल आदि का विकास हो चुका था। इस हिमयुग में पेक ब्रूनकर द्वारा यूरोप में गुंज तथा मिंडेल, हिरिस तथा व्रूम नामक 4 भागों में विभक्त हो गया था, जो कि होलिसिन देखते हैं 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, वर्तमान समय तक चल रहा। जो होलिसिन वर्तमान समय तक चल रहा है। प्लास्टोसीन काल में जो हिमानीकरण के कारण ब्रिटेन यूरोप से जुड़ गया और परंतु बर्फ के पिघलने के पश्चात यूरोप से अलग हो गया। इस काल में उत्तरी अफ्रीका तथा मध्य एशिया में जलवायु शुष्क होने लगी और मरुस्थल का निर्माण हुआ। यूरोप में वनों का विस्तार हो गया था। मनुष्य द्वारा पशुपालन तथा कृषि कार्य प्रारंभ हो गया था होलिसिन काल में। अब देखते हैं पर्वत यह पृथ्वी का द्वितीय क्रम के जो उच्चावच हैं और ऐसे क्षेत्र जो स्थलीय भाग से हजारों मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं, जिनकी ढाल तीव्र शिखर तथा संकुचित होते हैं, उसे पर्वत कहते हैं। पर्वत कटक तथा इनकी ढाल तीव्र तथा दूसरी ओर ढाल सामान्य होती है और इनके दरे पाए जाते हैं। इनमें दरे पाए जाते हैं। यह संकीर्ण तथा ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं जो कि आकार में लंबी तथा संकरी होती हैं। चट्टानों में वलन के कारण इनकी रचना होती है। पर्वत श्रेणी क्या? पर्वतों के क्रम में अनेक पहाड़ियाँ, कटक एवं घाटियों का निर्माण होता है। यह एक ही काल में निर्मित होते हैं और इनकी आकृति, बनावट, उत्पत्ति युग एक ही होता है। हिमालय पर्वत श्रेणी इसका उदाहरण है। पर्वत श्रृंखला यह पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग युगों में निर्मित पर्वतों का समांतर रूप से विस्तार पर्वत श्रृंखला कहलाता है। और अल्पेशियन पर्वतमाला इसका मुख्य उदाहरण है। पर्वत श्रृंखला का जो मुख्य उदाहरण अल्पेशियन पर्वतमाला है। पर्वत श्रृंखला है, श्रेणी में तो एक युग होता है, श्रृंखला में अलग अलग युग के जो पर्वत होते हैं उसे पर्वत श्रृंखला में जो बाद में जुड़ जाते हैं। पर्वत वर्ग क्या है? इसमें पर्वत समुदाय भी कहा जाता है। इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं पाया जाता है। यह पर्वतमाला की तरफ से एक रेखा के रूप में नहीं फैलते हैं और गोलाकार रूप से पाए जाते हैं, जो पर्वत वर्ग होते हैं। पर्वत शिखर क्या? पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो कि आसपास के बाहों से ऊंची होती है, नुकीली तथा सींग के आकार की हो सकती है। पर्वतों की स्थिति के अनुसार पर्वतों का वर्गीकरण देखते हैं। तटीय पर्वत कौन से? इस प्रकार के पर्वत महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो कि रॉकीज, एंडीज अमेरिका के जो पूर्वी तथा एल्पेशियन अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट पर, अटलस भारत के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी घाट पूर्वी पर पश्चिमी घाट, इस प्रकार के पर्वत होते हैं। आंतरिक पर्वत कौन से होते हैं? महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले इस प्रकार के पर्वतों कहा जाते हैं। हिमालय के पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट इस प्रकार के उदाहरण हैं। सागर की स्थिति, सागर स्थिति यह पर्वत महाद्वीपीय उग्र तट में पाए जाते हैं और इनका अधिकांश भाग जल के नीचे रहता है। और हवाई द्वीप का मोनोलोआ ज्वालामुखी प्रमुख इसका उदाहरण है। सागर स्थिति पर्वत ज्वालामुखी शंकु पर्वत होते हैं। निर्माण प्रक्रिया के अनुसार पर्वतों का वर्गीकरण देखते हैं। वलित पर्वतमाला कौन सी होती है?
प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार दो प्लेटों के विसरण सीमा पर बनने वाले पर्वत वलित पर्वतमाला कहलाते हैं, जो पृथ्वी के भीतर संपीड़नात्मक बल से धरातलीय चट्टानों में वलन तथा मोड़ पड़ने से इन पर्वतों का निर्माण होता है। संपीड़न शक्ति में मुड़कर उठे भागों को अपनति तथा नीचे दबे भागों को अभिनति कहा जाता है। और इनके मुख्य उदाहरण कौन से हैं? भारत का हिमालय, उत्तरी अमेरिका का रॉकीज, दक्षिण अमेरिका का एंडीज तथा यूरोप का आल्प्स तथा अफ्रीका का एटलस पर्वत इसके मोड़दार पर्वत होते हैं। ये देख इस प्रकार एटलस, नॉर्मल, फेल्डस्टिक, इस प्रकार देख लो आप। जो वलित पर्वतमाला की जो विशेषता देखते हैं, इन पर विश्व की सर्वोच्च चोटियां पाई जाती हैं। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत वलित पर्वत के ही होते हैं। इनका निर्माण अवसादी चट्टानों में दबाव पड़ने के कारण हुआ है। इन पर्वतों में सम्मिलित अवसादी चट्टान नदियों द्वारा निक्षेप से बनी होती हैं। यह पर्वत चाप के रूप में पाए जाते हैं और इनके एक तरफ ढाल उत्तल तथा दूसरी तरफ ढाल अवतल होती है। इनकी लंबाई अधिक तथा चौड़ाई कम होती है। यह सामान्यतः महाद्वीपों के किनारे तथा उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तथा पूर्व दिशा की तरफ विस्तृत होते हैं और इन पर्वतों में अपनतियां तथा अभिनतियां पाई जाती हैं। यह पर्वत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के पर प्लेट विसरण सीमा पर निर्मित होते हैं। इनकी लंबाई अधिक होती है। नवीन वलित पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है। इनकी चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इन पर्वतों में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं? जब दो समांतर दरारों का मध्यवर्ती भाग ऊपर की ओर उठ जाए तथा मध्य के दोनों ओर नीचे धंस जाए और ब्लॉक पर्वत उत्पत्ति होती है। भ्रंश के द्वारा ही इनका निर्माण होता है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत इसका उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत होते हैं। इन पर्वतों का निर्माण अपरदन शक्तियों के द्वारा प्रारंभिक पर्वत पर काट छांट के प्रभाव से होता है। भारत में अरावली, सतपुड़ा, जो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट आदि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसका ही उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। इन्हें संघृत पर्वत भी कहते हैं। इनका निर्माण ज्वालामुखी लावे से होता है और इनमें ज्वालामुखी राख का सहयोग रहता है। मिश्रित शंकु वाले ज्वालामुखी पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, जिसे कोटोपेक्सी इसका उदाहरण होता है। मिश्रित पर्वत जटिल पर्वत क्या होते हैं? इन पर्वत में अनेक विविधताएं पाई जाती हैं और इनमें जो आग्नेय अवसादी रूपांतरित चट्टानों का योगदान रहता है। और अमेरिका में जो सिएरा नवोदा पर्वत है, जो कि मिश्रित पर्वत जटिल पर्वतमाला का ही उदाहरण है। जो युग प्री कैम्ब्रियन युग इसमें देख सकते हैं। इसके जो प्रथम युग में जो कैलोडियन पर्वत है, हर्सिनियन, अल्पाइन है, और इसमें कैम्ब्रियन, ऑर्डियस, सेल्यूरियन, डेवोस, जो ये इसका जो युग होते हैं। अल्पाइन में जो इयोसीन, ओलिगोसीन, प्लाइन इसका युग होता है। आप देख लो। पृथ्वी पर पर्वतों का निर्माण अलग अलग युग में हुआ है। प्रत्येक दो युगों के पश्चात एक शांत अवधि भी आई है और भूगर्भताओं के अनुसार अभी तक पृथ्वी पर 4 पर्वत का युग आए हैं। 4 पर्वत का, जैसे कि प्री कैम्ब्रियन युग, कैलेडोनियन युग, हर्सिनियन तथा वारिस्कन युग, अल्पाइन तथा टर्शियरी युग, ये 4 युग होते हैं। ये 4 युग में ही पर्वतों का निर्माण हुआ है। सबसे पहले निर्माण घटनाओं के अनुसार पर्वतों का वर्गीकरण। प्री कैम्ब्रियन युग कौन सा था? यह सबसे प्राचीन काल है। इस काल में निर्मित पर्वत वर्तमान में अवशिष्ट रूप से मिलते हैं और इसी काल में उत्तर अमेरिका के जो लोरेशियन पर्वत, यूरोप के जो स्कॉटलैंड, भारत में जो अरावली का निर्माण हुआ है, जो कि प्री कैम्ब्रियन युग में है। जो अमेरिका के तो लोरियंस पर्वत, यूरोप के स्कॉटलैंड तथा भारत में अरावली का जो निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में ही हुआ है। कैलेडोनियन पर्वत, यह लगभग 32 करोड़ वर्ष पूर्व इनकी उत्पत्ति हुई है। इनका नाम स्कॉटलैंड के कैलेडोनियन पर्वत के नाम के आधार पर पड़ा है। इन पर्वतों का निर्माण पैलोजोइक महाकल्प के सिल्यूरियन तथा डेवोनियन युग में हुआ था। इन पर्वतों में भारत में जो विंध्यन महादेव, सतपुड़ा, और स्कॉटलैंड के जो आयरलैंड के स्कैंडिनेवियन पर्वत का निर्माण हुआ है। हर्सिन युग में यह लगभग 22 करोड़ वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुआ है। इनका निर्माण में जो पैलोजोइक महाकल्प के अंतिम चरण में
पर्मियन तथा कार्बोनिफेरस युग में हुआ है। इनका नामकरण जर्मन के जो हार्स पर्वत के आधार पर किया गया है। इस क्रम में जो फ्रांस का जो वास जेस ब्लैक फॉरेस्ट तथा एशिया में अल्टाई तथा तिएनशान नानशान आदि का निर्माण हुआ है। उत्तरी अमेरिका के जो एल्पेशियन पर्वत का विस्तार इसी काल में हुआ है। अब अगला देते अल्पाइन काल, यह लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व है इसका प्रारंभ हुआ था। इसका नामकरण जो यूरोप के जो आल्प्स पर्वत के आधार पर ही अल्पाइन इसका नाम पड़ा है। पर्वतों में जो टर्शियरी पर्वत भी इन पर्वतों को टर्शियरी पर्वत भी कहा जाता है। यह सभी पर्वत नवीन वलित पर्वत हैं और पर्वतों में जो रोकी पर्वत, एंडीज, एटलस, हिमालय, म्यांमार, अराकान योमा आदि इसी के उदाहरण है और इन पर्वतों का निर्माण आज भी जारी है। पर्वतों के अब महत्व देखते हैं। पर्वतों के क्या महत्व हैं? कूटनीतिक महत्व क्या है? सुरक्षा तथा कूटनीतिक दृष्टि से पर्वतों का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। कई देशों के मध्य पर्वत एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं। पर्वतों के द्वारा ही वर्षा नियंत्रित की जाती है। उदाहरण के लिए भारत में हिमालय पर्वत मानसूनी जलवायु का निर्माण करता है। आर्थिक महत्व क्या है? पर्वतों से निकलने वाली नदियाँ सिंचाई, जल उद्योग निर्माण तथा पेयजल हेतु जल प्रदान करता है। धार्मिक महत्व क्या है? प्राचीन काल से ही पर्वतीय कतराएं एक आध्यात्मिक केंद्र रही है और भारत में बद्रीनाथ, वैष्णो, केदारनाथ आदि प्रमुख धार्मिक केंद्र हैं। विश्व के जो प्रमुख ब्लॉक पर्वत कौन से हैं? फ्रांस का तो वास जेस पर्वत, जर्मन का जो ब्लैक फॉरेस्ट, भारत का जो विंध्य था सतपुड़ा, उत्तरी अमेरिका का जो कि सिएरा नवादा, जर्मन का हार्ज तथा पाकिस्तान का साल्ट रेंज। फ्रांस का वासजेस, जर्मन का ब्लैक फॉरेस्ट, भारत का विंध्य तथा सतपुड़ा, उत्तरी अमेरिका का सिएरा नवादा, जर्मन का हार्ज, पाकिस्तान का साल्ट रेंज। पठार क्या होते हैं? यह द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। धरातल पर 41% भाग मैदान का विस्तार है, 33% भाग पर में पठार का विस्तार है और 14% भाग पर पहाड़ियाँ हैं और 12% भाग पर पर्वतों का विस्तार है। कि धरातल पर 41% मैदान का विस्तार है और 33% पठार है का विस्तार है, 14% भाग जो पहाड़ियाँ हैं, 12% भाग पर्वत का विस्तार है। समुद्र तल से 300 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित समतल क्षेत्र पठार कहा जाता है और 9% जनसंख्या पठार पर निवास करती है। जो पूरे देश की देखें तो 9% संख्या पठार पर निवास करती है और सामान्यतः पठार धरातल से ऊंचे होते हैं, परंतु उत्तरी अमेरिका के जो पिंड माउंट पठार है इसका अपवाद है। पिंड माउंट इसका अपवाद है और मिसिसिपी मैदान की तुलना में यह पठार समुद्र तल से नीचा होता है। मिसिसिपी मैदान की तुलना में यह पठार समुद्र तल से नीचा होता है। कुछ पठार पर्वतों से भी ऊंचे पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो तिब्बत का पठार है ना का निर्माण जो अंतर्जात और बहिर्जात दोनों प्रकार के बलों का योगदान रहता है। या आप देख सकते हो कि ये रहा पठार, जो यहाँ तो ये मैदानी क्षेत्र आ गया, ये पठार है ना, ये देख लो, ये इसकी ऊंचाई रही। उत्पत्ति के आधार पर पठारों का वर्गीकरण। लावा निर्मित भूगर्भ में लावा उद्गार व्यापक क्षेत्र में फैलकर ऐसे पठारों का निर्माण करता है। जो कोलंबिया का पठार, दक्षिणी भारत का पठार इसके उदाहरण हैं। हिमानी पठार क्या होते हैं? उच्च अक्षांश क्षेत्रों में हिमनद के द्वारा निर्मित पठार होते हैं, जो कि लेब्राडोर का पठार तथा अलास्का इसके उदाहरण। जो कि लावा से तो निर्मित कोलंबिया का पठार, हिमानी से जो लेब्राडोर का पठार, अलास्का का पठार जो कि हिमानी जो हिम से इनका निर्माण हुआ है। वायुजनित पठार जो कि पवन द्वारा निक्षेप की गई मृदा से इन पठारों का निर्माण होता है। पर चीन का जो लोएस का पठार था, पाकिस्तान का जो पोतवार का पठार है जो कि वायुजनित पठार है। जलज का पठार क्या होता है? समुद्री भागों तथा भू सरनियों से निरंतर जमा हुए अवसाद जब कभी भी आंतरिक हलचलों से समुद्र तल से ऊपर उठ जाते हैं तो इन्हें जलज पठार कहा जाता है। स्थिति के आधार पर पठारों का वर्गीकरण। अंतर्जातीय पठार क्या होते हैं? यह पठार पर्वतों से घिरे रहते हैं तथा बोलीविया का पठार, पेरू का पठार, एशिया में जो ईरान का पठार, अमेरिका में जो कोलंबिया का पठार, मेक्सिको का पठार, तिब्बत का पठार जो कि अंतर्जातीय पठार होते हैं। गिरिपदीय पठार क्या होते हैं? इन पठारों में पर्वतों के तल में उत्पन्न होते हैं। यह पठार पर्वतों के तल में उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें गिरिपदीय पठार कहा जाता है। इन पठारों की एक तरफ पर्वत होता है, दूसरी तरफ सागर मैदान
होता है। पठार का मैदान की तरफ से वाला ढाल तीव्र तथा खड़ा होता है तथा इनका निर्माण पर्वतों के साथ होता है। इन निर्माण की दृष्टि से समीप वाले पर्वत के समकालीन होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जो पिंडमाउंट का पठार, दक्षिण अमेरिका में जो पेटागोनिया का पठार इसी का उदाहरण है। जो गुम्मदाकार पठार क्या होते हैं? इसका निर्माण ज्वालामुखी वलन की क्रिया के द्वारा ही होता है। जब कोई क्षेत्र मध्य से ऊपर की ओर तरफ उड़ जाता है, इसके निर्माण में गोलाकार हो जाए, इसका किनारा गोलाकार हो जाए तो भारत में छोटा का नागपुर पठार गुम्मदाकार पठार है। महाद्वीपीय पठार क्या होते हैं? ऐसे पठार का निर्माण विस्तृत क्षेत्र में होता है। जब ज्वालामुखी लावा काफी बड़े क्षेत्र में फैल जाती है तो पठार का निर्माण होता है। यह पठार समुद्री तटीय मैदानों क्षेत्रों से घिरे रहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार, तो अरब पठार, दक्षिण अफ्रीका का पठार इसी के उदाहरण है। इन्हें शील्ड भी कहा जाता है, जैसे कि कैनाडियन शील्ड, ब्राजील शील्ड, साइबेरियन शील्ड, अंटार्कटिका तथा ग्रीनलैंड की नवीन विलित पठार है। अपर्दन चक्र के आधार पर पठार, तरुण पठार क्या होते हैं? इस प्रकार के पठार पर अपर्दन की क्रिया काफी सक्रिय होती हैं तथा नदियों पर अपनी घाटियों को गहरा करते हैं तथा कोलेराडा का पठार इसका उदाहरण है। प्रौढ़ पठार होते हैं। अपर्दन द्वारा पठार का धरातल उबड़ खाबड़ असमान हो जाता है तथा कुछ नुकीली चोटियों का वहां पर निकलने लग जाती हैं। प्रौढ़ पठार कहते हैं। अवशिष्ट पठार, अत्यधिक अपर्दन के बाद पठार के उच्चावच समाप्त हो जाते हैं तथा पठार पेनीप्लेन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर कुछ खंड दिखाई देते हैं जिन्हें मेसा का बुंटी कहा जाता है। रांची का पठार इसका उदाहरण है। मैदान क्या होते हैं? मैदान का समतल तथा नीचे स्थल खंड मैदान कहलाते हैं। हॉलैंड का मैदान सागर तल से नीचे है। जो हॉलैंड का पठार सागर तल से नीचे है। मैदान का सागर तल से ऊंचाई तक नीचे हो सकता है, परंतु समीप स्थित पठार पहाड़ से ऊंचा नहीं हो सकता। सागर तल से 150 मीटर ऊंची समतल विस्तृत खंड मैदान कहलाता है। मैदानों के प्रकार कौन से होते हैं? पटल विरूपण मैदान, इस मैदान का निर्माण भूपटल पर उत्थान तथा सागर के निर्मगन के कारण होता है। इस प्रकार के मैदान का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेस क्षेत्र में उत्थान के कारण तथा भारत के पूर्वी तट पर कोरोमंडल उत्तरी में सरकार क्षेत्र में अवतलन और निक्षेपण के कारण हुआ है। अपर्दनात्मक मैदान, नदी अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान, नदियों के द्वारा निर्मित मैदान जो पेनीप्लेन या संप्राय मैदान कहलाता है। नदी जब अपर्दन की अंतिम अवस्था में होती है तो वह उठे हुए खंडों को काट कर आधार तल को प्राप्त कर लेती है। इस तरीके के निर्मित मैदान पेनीप्लेन तथा संप्रदाय मैदान कहलाते हैं। इन मैदानों के कुछ अवशिष्ट कठोर चट्टानें दिखाई देती हैं जिन्हें मोनेड नोक कहा जाता है। स्थलाकृति भारत के अरावली पर्वत के मोनेडोक पर्वत क्षेत्र में देखने को मिलती है। हिमानी अपर्दन के द्वारा उच्च भागों को समतल कर देती है। इसके फलस्वरूप मैदान का निर्माण होता है। इस मैदानों में घाटियां चौड़ी होती हैं और हिमानी अपर्दन के फल स्वरूप गहरे गड्ढे का निर्माण होता है जहां का पानी भरने के फलस्वरूप झीलों का निर्माण होता है। और उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एशिया, यूरेशिया में हिमानी निर्मित मैदान का निर्माण होता है। प्लोसेटियन काल में अमेरिका तथा कनाडा में इस प्रकार के अनेक मैदान पाए जाते हैं। पवन अपर्दन के द्वारा मरुस्थलीय भागों में पवन अपर्दन अपवाह की क्रिया द्वारा चट्टानों के कणों को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा कर दिया जाता है और जिसके कारण चट्टानी मैदानों में बदल पाए जाते हैं और ऐसे मैदानों को सहारा में रेंग शरीर हमादा कहा जाता है। और हमादा पवन द्वारा निर्मित ऐसा पथरीला तथा मरुस्थलीय मैदान होता है जो मरुस्थलीय पर्वतों में पर्वतीय ढाल पर अपर्दन के फलस्वरूप ढाल वाले मैदानों में पेडीमेट तथा पदस्थली कहा जाता है। कास्ट मैदान जो कि चूना पत्थर में निर्मित चट्टानों पर जल के भाव के घुलनशीलता के कारण अपर्दन होता है जिसके फलस्वरूप भूभाग कट फटकर समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। इस मैदान का निर्माण होता है जो कि युगोस्लाविया था, फ्लोरिडा भारत में, चित्रकूट था, अल्मेडा में। इस प्रकार के मैदान देख लो आप, जो कास्ट मैदान है। निक्षेप के फलस्वरूप निर्मित मैदान सर्वाधिक उपजाऊ होता है। निक्षेप के जो फलस्वरूप मैदान सर्वाधिक उपजाऊ होता है और इन मैदानों का निर्माण नदी के निक्षेप तथा पवन निक्षेप के द्वारा होता है। कुछ क्षेत्रों में लावा निक्षेप के द्वारा भी इसका निर्माण होता है। नदी निक्षेपित मैदान, गिरिपद जलोढ़ मैदान में इन मैदान कौन से होते हैं? इन मैदानों के निर्माण में पर्वत से निकलने वाले नदियों के द्वारा ही होता है। जहाँ पर नदियों पर्वतों से
उतर कर निचले क्षेत्रों में प्रवेश करती है और ढाल में आने वाली कमी के कारण नदी का वेग कम हो जाता है और इस प्रकार साथ में लय अवसादों का निक्षेप करने वाले लग जाती है। इन मैदानों को दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें बाबर और तराई। डेल्टा का मैदान क्या होता है? यह नदी की अंतिम अवस्था में निर्मित होता है। यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त है और इस क्षेत्र में ऊंचे भागों को चार तथा निचले भागों को बिल कहा जाता है। ऊपर वाले भागों को चार तथा निचले भागों को बिल कहा जाता है। क्षेत्र में सदैव पानी भरा रहता है, इसलिए यह क्षेत्र स्वास्थ्य दृष्टि से लाभदायक नहीं है। गंगा नदी का डेल्टा जूट तथा चावल उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। झील मैदान, झील के भरने के फलस्वरूप इसमें मैदान का निर्माण होता है। नदियों के द्वारा झीलें में लाए गए निक्षेप के कारण धीरे धीरे झीलें भरने लगती हैं और इस प्रकार समतल मैदान के शुरू में परिवर्तित हो जाती हैं। पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण झील का क्षेत्र ऊपर की तरफ उठ जाता है, तब इस मैदान का निर्माण होता है। अब देखते हैं मरुस्थल। मरुस्थल ऐसे क्षेत्र जहां से 1 वर्ष से 25 सेंटीमीटर वर्षा से कम होती है उसे मरुस्थल कहा जाता है। विश्व के प्रमुख मरुस्थलों दोनों गोलार्धों महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 15 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। मरुस्थल के निर्माण के कारण क्या होते हैं? ये मध्य अक्षांश के क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। पर्यंत वायु के अवतलन के कारण प्रति चक्रवात स्थिति निर्मित होती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ वर्षा नहीं हो पाती। विश्व के अधिकांश मरुस्थल विश्व महाद्वीपों के पश्चिम तट के किनारों पर स्थित होते हैं। इसका मुख्य कारण महाद्वीपों के किनारे ठंडी जलवायु का विकसित होना। मध्य अक्षांश क्षेत्र में व्यापारिक पवनें महाद्वीप के पूर्वी तट पर अधिक वर्षा करवाती हैं और पश्चिमी पर पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती हैं और फलस्वरूप पश्चिमी तटों पर वर्षा कम होती है। अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल देखते हैं। सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर लाल सागर तक विस्तृत है। सहारा मरुस्थल का मुख्य विस्तार, जो कि मोरिस्को, मार्टोनिया, माली, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, चाद, सूडान देशों में है और सहारा में अवस्थित रेतीले भाग को अर्क के नाम से जाना जाता है और पथरीले मरुस्थल को हमादा के नाम से जाना जाता है। सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग में नील नदी से लेकर लाल सागर के मध्य मिस्र तथा उत्तरी पूर्वी सूडान क्षेत्र में नूबियन मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। सहारा मरुस्थल में अवस्थित लीबिया देश के अल्जीरिया विश्व का सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल यह उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है और इसका विस्तार उत्तर में जाबेजी नदी तथा दक्षिण में ऑरेंज नदी के मध्य है। यह सर्वाधिक क्षेत्र बोत्सवाना क्षेत्र में अवस्थित है। इस क्षेत्र को बुशमैन के नाम से जाना जाता है। नावीन मरुस्थल क्या है? इस मरुस्थल में पशुपालन हीरे के भंडार हेतु प्रसिद्ध है। इसका विस्तार दक्षिणी अफ्रीका के नाबिया देश में है। एशिया के प्रमुख मरुस्थल देखते हैं। एशिया के प्रमुख मरुस्थल हम अगले भाग में देखेंगे।